हेलो डिबंकर्स। तो आज के इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में और उससे रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ जो है वो डिफाइंड होता है पॉइंट चार्जेस के बारे में। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनको अगर हम कंपेयर करेंगे कि उसके बीच के डिस्टेंस के हिसाब से तो वो काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि हम उनको अगर जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो हमें काफ़ी छोटे दिखाई देंगे। मान लो दो चार्जेस है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो अगर हमें उन दोनों को एक साथ देखना है तो उन दोनों का हमें बहुत ही मैक्रोस्कोपिक व्यू लेना होगा, यानी कि उन दोनों को बहुत दूर दूर रखना होगा ताकि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा, और तब हम इन दोनों को पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों बहुत ही साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस हो और वो एक किसी मीडियम में रखा गया है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस तरीके से हमें तब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला हमें मिलता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹ और इस कांस्टेंट को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि ये उस मीडियम का प्रॉपर्टी है जो कि परमिट करता है इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12। तो अगर हम Q1, Q2 और R² तीनों को एक यूनिटी कंसिडर कर ले तो K का जो वैल्यू है वो F के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो K है ये और कुछ नहीं बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो कि दो 1 कूलम्ब चार्जेस के बीच में लगता है जब वो दोनों को 1 मीटर के फासले पर रखा जाता है। और फिर यही आती है कि कूलम्ब को कैसे पता चला कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो इस चीज़ से पर्दा उठाते हैं। देखो, कूलम्ब ने सबसे पहले एक स्फेयर लिया जिस पे कुछ चार्जेस होगा Q मान लेते हैं, और उसी साइज का एक दूसरा स्फेयर लिया और उसको पहले वाले स्फेयर के पास में लाके खड़ा कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पहले जो स्फेयर है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे में इंड्यूस हो गया और अब दोनों जो स्फेयर है उसका चार्जेस इक्वल हो गया Q/2 एंड Q/2। और फिर इन दोनों को अलग अलग डिस्टेंस पर रखकर ऑब्ज़र्व किया कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और यही सेम चीज़ अलग अलग चार्जेस के साथ उन्होंने कंडक्ट किया और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको हम इस रिलेशन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसको एक पोजीशन वेक्टर के रूप में हम दिखा सकते हैं, और वही है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। और इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और ये तो बात हुई हम लोगों की फ्री स्पेस की, यानी कि वैक्यूम की। और अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस किसी दूसरे मीडियम में रखा जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क पड़ेगा फोर्सेस के बीच में, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस तो फॉर्मूला में लास्ट में जो कांस्टेंट है उसमें एक K नाम का एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कहकर पुकार सकते हैं, जो कि बस एक रेशियो है परमिटिविटी का। अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की मीडियम के परमिटिविटी से अगर कंपेयर करें तो जो हमें रेशियो मिलता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इसीलिए
फोर्स के फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो जो ई नॉट होता है उसके बदले में बस ई लगेगा। बाय द वे वो ई नहीं है, एप्सिलॉन है, मैं बस इसे समझाने के लिए ई बोल रहा हूँ उसे। तो बस वो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन लगेगा और उस एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के बन जाएगा और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर किसी दूसरे मीडियम में अगर हम सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रखें तो उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है वो फ्री स्पेस की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब फोर्स के बारे में। ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस अगर हम बहुत सारे चार्जेस को एक जगह पर कंसिडर करें तो क्योंकि वो चार्जेस हैं तो वो तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे ही। तो अगर हम किसी एक चार्ज को कंसिडर करें तो उस चार्ज पर बाकी चार्जेस द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो अलग अलग डायरेक्शन में होगा और उसका एक नेट डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में होगा जो कि उस चार्जेस का नेट फोर्स होगा। काफ़ी नेट हो गया। एनीवेज, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो किसी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को किसी तीसरा चार्ज कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है। यानी ये दो चार्जों के बीच में जो अगर F1 फोर्स लगेगा तो इसीलिए अगर एक चार्ज को हम कंसिडर करें तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो उस चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस द्वारा जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका ही वेक्टर सम होगा और कुछ नहीं। तो ये था आज का हमारा तामझाम और बाकी का पढ़ाई होगा अगली स्लाइड के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।